हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू ऑफ 2019 और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, लेट गेट स्टार्टेड। आज हम लोग ग्रुप सी शुरू करेंगे। ग्रुप सी में जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन मिस्टेक्स हैं, इसीलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले 8 नंबर क्वेश्चन को शुरू करेंगे। First question is find the inverse of the metric using elementary transformation. Elementary transformation means आप रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में से कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होता कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो हम लोग बस रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते। अगर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलता तो हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते। क्योंकि यहाँ पे बस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, इसीलिए हम लोग फ्री है, या तो रो या तो कॉलम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू ए आई। ठीक है, मतलब आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक, तो कोई एक मैट्रिक को हम लोग उस मैट्रिक के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक इज इक्वल टू ए को अगर हम लोग इधर ला रहे हैं तो वी कैन राइट ए इनवर्स इंटू ए। तो जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होता है हम लोग क्या करते हैं, गिवन मैट्रिक लिख लेंगे, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक, फिर ए मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक को हम लोग कन्वर्ट करके एक मैट्रिक में कन्वर्ट करेंगे और ए मैट्रिक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक में। सो आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे जो मैट्रिक निकला वो निकलेगा ए इनवर्स। इसी लॉजिक से हम लोग एलिमेंट्री कॉलम रो ऑपरेशन यूज करके इनवर्स निकालते हैं। तो हम लोग अप्लाई करेंगे ए इज इक्वल टू, सपोज दिस इज ए, देन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक इंटू ए, इम्प्लाइज ए इज 1 2 3 2 1 4 1 0 2। This metric is equal to identities 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into a। ठीक है, रो कॉलम ऑपरेशन यूज करके हम लोग इस मैट्रिक को आइडेंटिटी मैट्रिक में कन्वर्ट करेंगे, तो इधर जो मैट्रिक बनेगा वो हो जाएगा ए इनवर्स। हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ये दोनों को हम लोग जीरो बनाएंगे ताकि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 फॉर्मेट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, सो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं कर रहे, 1 2 3 लिख लेंगे। ना इज इक्वल टू, यहाँ पे भी फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए 1 0 0 इंटू ए। ठीक, अब हम लोग ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, हम लोग को 2 को 0 करना है, देन द ऑपरेशन मस्ट बी, ऑपरेशन को हम लोग इस साइड में लिख सकते हैं या फिर अपर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो R2 कैन बी कन्वर्टेड एज R2 माइनस 2 R1। ओके, तो हम लोग R2 को, R2 मीन्स दिस इज R2 को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, R2 माइनस 2 R1। R2 वैल्यू इज 2, 2 माइनस 2 इंटू R1 वैल्यू इज 1, सो दिस इज 0। सो यहाँ पे लिख लेंगे 0। नेक्स्ट R2 में क्या है, 1 माइनस 2 इंटू R1 क्या है 2, सो 2 इंटू 2 इज 4, 1 माइनस 4 इज -3, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -3। सिमिलरली R2 इज 4, R2 माइनस 2 इंटू R1 इज 3, सो 3 इंटू 2 इज 6, 4 माइनस 6 इज -2, तो यहाँ पे लिख लेंगे -2। सिमिलरली R2 इज 0, सो 0 माइनस 2 इंटू R1 इज 1, सो देट इज -2। सिमिलरली सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। ओके, अगेन हम लोग R3 को चेंज करेंगे एज R3 माइनस R1, क्योंकि इसको हमको 0 करना है। 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 2 इज -2, 2 माइनस 3 इज -1, 0 माइनस 1 इज -1। सिमिलरली 0, सिमिलरली 1। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। And then now next we have to make this 0, so we can apply as R1 change as 3R1 plus 2R2। ठीक है, हमको इसको 0 बनाना है। Now R1 change as 3R1, that means 3 into R1 है 1 plus 2 into R2 है 0, so 3 into 1 will be 3, so the answer is here 3। Similarly next R1 कितना है, 2 गिवन है, हम लोग को क्या चेंज कर रहे हैं, 3R1 प्लस 2R2। 3R1 मीन्स 3 इंटू R1 इज 2 प्लस 2 इंटू R2 मीन्स -3, सो 6 माइनस 6 इज 0, सो हियर इट इज 0। ओके, सिमिलरली हियर 3 इंटू R1, 3 इंटू R1 इज 3 प्लस 2 इंटू R2 इज -2, सो 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 4, दैट इज 5, सो हियर इट इज 5। ओके, सिमिलरली इधर भी हो जाएगा -1 2 0। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से। नाउ अगेन हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, सपोज हम लोग R2 को चेंज कर रहे हैं एज R2 माइनस 2 R3। ठीक है, R2 माइनस 2 R3, क्योंकि ये वाला टर्म हम लोग को 0 बनाना है। अगेन 0 से कुछ भी ऑपरेशन 0 के साथ करेंगे 0 ही होगा। नाउ R2 इज गिवन एज -3,
R2 क्या चेंज करें, R2 माइनस 2 R3, सो R2 माइनस 2 इंटू R3 क्या गिवन है, -2, सो माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 3 विल बी 1. Similarly, here R2 is -2 minus 2 into R2 minus 2 R3. So R2 minus 2 R3 की जगह पे क्या गिवन है, -1, so -2 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 0. सो इधर हो जाएगा 0. सिमिलरली इधर कैलकुलेशन कर सकते हैं 0 1 -2, R3 को चेंज नहीं कर रहे, सो 0 -2 -1 0 1. इतना तक क्लियर है. नेक्स्ट ऑपरेशन वी कैन अप्लाई R3 changes as R3 plus 2 R2. आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, किसी को भी पहले जीरो कर सकते हैं, पर अच्छा है पहले अगर आप लोग ये दोनों टर्म को जीरो करेंगे, फिर ये दोनों टर्म्स को जीरो करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है, तो इजीली सॉल्व होते हैं. पर कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, पहले किसी को भी जीरो किसी को भी 1 बना सकते हैं. नाउ 3 0 5 0 1 0, बस चेंज कौन हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है. 0 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 0, सो इधर हो जाएगा 0 -2 प्लस 2 इंटू R2 दैट इज -2 प्लस 2 दैट इज ऑल्सो 0. सिमिलरली ये वाला टर्म हमको मिल जाएगा -1, सॉरी ये वाला टर्म -1, ठीक है, ये हो गया. नाउ इज इक्वल टू -1 2 0 0 1 -2, एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R3 को चेंज कर रहे हैं एज 2 इंटू R2, सो इधर कोई चेंज नहीं होगा, -1, सो 0 इंटू 2 इंटू R2 दैट इज 2, एंड नाउ 1 इंटू यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 1 इंटू R3 प्लस 2 इंटू R2 इज -2, सो -4 प्लस 1 विल बी -3, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -3 इंटू A. ओके, नाउ वी नीड दिस टर्म टू बी 0, सो वी कैन अप्लाई R1 change as R1 plus 5 R3, R1 plus 5 R3, देन ये वाला टर्म 0 आएगा, सो 3 प्लस 0 विल बी 3 0, यहाँ पे हो जाएगा 0. सिमिलरली 0 1 0, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करे, सो 0 0 -1 इज इक्वल टू अगेन R1 दैट इज R1 इज -1, सो R1 प्लस 5 इंटू R3 इज -1, सो -1 -5 इज -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6. सिमिलरली 12 यहाँ पे हो जाएगा -15. ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं. 0 1 -2 अगेन -1 2 -3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा A. नाउ इम्प्लाइज दैट हम लोग को इसको 1 बनाना है, तो हम लोग R1 पे क्या डिवाइड कर सकते हैं, R1 बाय 3, ताकि 1 हो जाए. 1 0 0 अगेन 0 1 0, आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे 0 0 1 होना चाहिए, सो R3 इज इक्वल टू वी कैन राइट R3 इंटू -1, सो 0 0 1. ओके, सिमिलरली इधर भी हम लोग चेंज करेंगे, R1 इज इक्वल टू R1 बाय 3, यहाँ पे 3 डिवाइड करेंगे दैट इज -2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पे 0 1 -2, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू -1 विल बी 1, 2 इंटू -1 विल बी -2, -3 इंटू -1 विल बी 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा A. ओके, सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक. तो हम लोग को अभी मिल रहा है क्या, implies that identity matrix is equal to A inverse into A. So what is A inverse? So A inverse equal to -2 4 -5 0 1 -2 and 1 -2 3. This is our A inverse. Simple है, समझ में आ गया. Question is eliminating consistency and solubility, solve x minus 2y is equal to 3, 3x plus 4y minus z equal to -2, 5x minus 3z equal to -1. ठीक है, by metric method. Metric method means, so the solution is, okay, what do you mean by metric method? Metric method is x equal to A inverse B. So the solution is x is equal to A inverse B, and here A is equal to x coefficient is 1, y coefficient is -2, z coefficient is 0. In equation 2, x coefficient is 3, y coefficient is 4, z coefficient is -1. Equation 3, x coefficient is 5, y coefficient is 0, z coefficient is -3. So this is our metric A. Okay, and what is B? B metric is the right hand side elements are B metric, so that is 3 -2 and -1. This is B metric, and X metric is X Y Z. ठीक है, A मिल गया, B मिल गया, X मिल गया. Now we need to find A inverse. A inverse आप किसी भी मेथड में निकाल सकते हैं, या तो रो कॉलम ऑपरेशन लगा करके एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन लगा करके कर सकते हैं, और हम लोग कैसे कर सकते हैं A इनवर्स को, वी कैन फाइंड बाय डिटर्मिनेंट मेथड. ओके, that is A inverse is equal to adjoint of A divided by
ए मॉड, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट कोफैक्टर of A transpose which divided by A determinant. Okay, now first we need to find A determinant. So A determinant will be, determinant निकालना सबको तो आता ही है. So 1 into minus 12 minus 0 minus 2 into minus minus plus हो जाएगा. So plus 2 into minus 9 again plus 5. ठीक है, एंड लास्ट टर्म तो 0 ही है ना. इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे देन वी नीड माइनस 20. हम लोग को मिल गया कितना, माइनस 20 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है. जो भी मैट्रिक जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक, और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, सो दिस मैट्रिक का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, उसी का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. नाउ वी नीड टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए. कोफैक्टर फॉर्मूला इज Cij is equal to -1 power I plus j into Mij. Mij means minor. Okay, first we need to find C11. C11 is -1 power 1 plus 1 into M11. That is -1 power 1 plus 1 into M11 means 1 position. This is the 1 position. तो अगर C11 निकालना है देन 1 पोजीशन को छोड़ करके उसके रो उसके कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट हम लोग निकाल लेंगे. सो उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 4 -1 0 -3. बाय सॉल्विंग दिस वी कैन फाइंड दिस इज -12. सिमिलरली C12 इज -1 पावर 1 plus 2 into M12. M12 मीन्स ये वाला पोजीशन, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ करके बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट, दैट इज -1 पावर 2 plus 1 विल बी 3. -1 पावर 3 इंटू M12 हो जाएगा 3 -1 5 -3. डिटरमिनेंट दिस इज 4. ओके, सिमिलरली C13 कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके रो इसके कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी जो बचा उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे. सो -1 पावर 1 plus 3 इंटू M13 इज इक्वल टू -1 पावर 1 plus 3 इज 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5 0. सो डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी -20. ओके, similarly we can find C21. C21 will be -6. C22 is -3. C23 is -10. सिमिलरली आप लोग निकाल सकते हैं इसको. ठीक है, C23 निकाल रहे हैं मतलब कौन सा वाला पॉइंट है C23, ये है C2 and 3 दिस पार्ट. इसके रो और इसके कॉलम को छोड़कर बाकी जो बचा 1 - 2 5 0 उसको हम लोग क्या ले लेंगे, डिटरमिनेंट ले लेंगे. Okay, so 0 into 1 will be 0, minus minus plus 5 into 2 will be 10. So हो गया plus 10. -1 पावर 2 plus 3 is 5. So ये हो गया -10. ठीक है, ऐसे आप लोग इसको निकाल सकते हैं. ये हो गया C23. Similarly we can find C31. C31 is equal to 2. C32 is equal to 1. C33 is equal to 10. Now we can write cofactor matrix. Cofactor matrix को हम लोग C लिखते हैं, that is C11, C12, C13. Okay, now C21, C22, C23, C31, C32, C33. Okay, ये हो गया हम लोग के पास कोफैक्टर मैट्रिक. नाउ वी नीड टू फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक. सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ट्रांसपोज. कोफैक्टर मैट्रिक को हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, मतलब रो हो जाएगा कॉलम, कॉलम हो जाएगा रो. दैट इज -12 4 -20 -6 रो हो जाएगा कॉलम. सो -6 -3 -10. नाउ 2 1 10. ओके, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स. ए इनवर्स हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट. दैट इज -12 -6 2 4 -3 1 -20 -10 and 10. This is the adjoint matrix divided by A determinant. ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, that is -20. तो यहाँ पे हम लोग -20 डिवाइड कर देंगे. ठीक है, इसको हम लोग इतना ही सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व नहीं करते हैं. नाउ वी नीड टू फाइंड x. सो x इज इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स इंटू B. सो यहाँ पे -1/20 हम लोग बाहर लिख लेते हैं, दैट इज -1/20. बाकी सारे मैट्रिक को हम लोग लिख लेंगे -12 -6 2 4 -3 1 एंड सिमिलरली -20 -10 एंड 10. ठीक है, ये हो गया A इनवर्स इंटू B. B वैल्यू इज 3 -2 -1. तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग B. B इज 3 -2 -1.
नाउ इज इक्वल टू -1/20 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे रो वाइज और कॉलम वाइज, कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होता है। -12 इंटू 3 इज -36। ओके, सिमिलरली -6 -6 प्लस 6 इंटू 2 इज 12। नाउ प्लस माइनस इज माइनस, 2 इंटू -1 इज 2। इतना तक समझ में आ गया। नाउ 4 इंटू 3 विल बी 12, माइनस माइनस प्लस 6। नाउ प्लस माइनस -1, सिमिलरली 20 इंटू 3 विल बी -60। नाउ प्लस 20 -10। ठीक है, ये वाला पार्ट तो आप लोग कर सकते हैं, ये बस मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन ही है। नाउ द वैल्यू इज -36 -2 प्लस 12, the value will be 13. Now this is -36 -2 is -38, -38 plus 12 will be 26, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 26। Similarly 12 plus 6 is 18 -1 is 17. Now -60 -10 is -70, -70 plus 20 will be -50। ओके, ये मिल गया हम लोगों को x। ठीक है, x की जगह पे हम लोग लिख लेंगे x y z मेट्रिक इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 20 हम लोग डिवाइड करेंगे देन वी विल हैव -13/10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 13/10। अनदर वन इज -17/20, अनदर वन इज 50/20। ओके, नाउ वी कैन राइट इम्प्लाइज x y z, ये एक मेट्रिक है, इज इक्वल टू 13/10 -17/20 एंड 50/20। ओके, तो अभी हम लोग बस इक्वेट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे 0 0 का हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो नाउ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 13/10, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -17/20, नाउ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर C is, out of the adult population in a village 50% are farmers, 30% are business, 20% are service holder. It is known that 10% of the farmer, 20% of businessmen and 50% of service holders are above poverty line. What is the probability that a villager chosen from the adult population of a village selected at random is above poverty line? ओके, ये बुक का ही क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बुक के क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट इज गिवन 50% आर फार्मर्स। ओके, सो लेट हम लोग इवेंट ले लेते हैं E1, लेट इवेंट E1 इज इक्वल टू फार्मर्स। ओके, हम लोग E1 इवेंट ले रहे हैं फार्मर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना गिवन है हम लोग को? 50% गिवन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 50%। नाउ कितने फार्मर हैं जो एबव पॉवर्टी लाइन है? 10% ऑफ फार्मर्स। ठीक है, 10% ऑफ फार्मर्स एबव पॉवर्टी लाइन है। सो हियर यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एबव पॉवर्टी लाइन व्हेन E1 इज ऑलरेडी गिवन, मतलब वो फार्मर होने चाहिए। उसके बाद सपोज ए को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एबव, ए इज द इवेंट ऑफ एबव पॉवर्टी लाइन। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एबव पॉवर्टी लाइन वेयर ऑलरेडी E1 इज द फार्मर्स, मतलब फार्मर गिवन है, उसके बाद हम लोग को बोला है कि एबव पॉवर्टी लाइन कितने फार्मर्स हैं। सो द आंसर इज 10%, सो दिस इज 10%। नाउ सपोज E2 इवेंट इज 30% डू बिजनेस, तो हम लोग E2 इवेंट किस पे ले रहे हैं? सपोज डू बिजनेस में हम लोग ले रहे हैं E2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 30% डू बिजनेस, सो आंसर इज 30। ठीक है, सो 30%। नाउ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन ऑलरेडी E2 गिवन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अबव पॉवर्टी लाइन व्हेन ऑलरेडी बिजनेस पर्सन्स आर सिलेक्टेड, तो आंसर इज 20% ऑफ बिजनेस आर ऑफ अबव पॉवर्टी लाइन, सो आंसर इज 20%। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज 20% आर सर्विस होल्डर्स। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है? 20% आर सर्विस होल्डर, तो हम लोग लेट E3 इवेंट विल बी सर्विस होल्डर। ओके, सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज, okay, probability of service holder is already given at 20%, so this is 20%.
नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अबव पॉवर्टी लाइन व्हेन ऑलरेडी सर्विस होल्डर आर चूजन। यहाँ पे कितना गिवन है, 50% ऑफ सर्विस होल्डर्स आर अबव पॉवर्टी लाइन। सो बीइंग अबव पॉवर्टी लाइन व्हेन ऑलरेडी बिजनेस पर्सन सर्विस होल्डर आर चूजन, दैट इज 50%। इतना हम लोग को गिवन है, इतना हो गया हम लोग का 50%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, पहले क्या गिवन था कि एक फार्मर गिवन था, उसके बाद एबव पॉवर्टी लाइन, जबकि वो फार्मर हो, उसको वो पहले फार्मर है, उसके बाद उसको एबव पॉवर्टी लाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10% है। वो ऑलरेडी गिवन है हम लोग को। सो हम लोग को पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विलेजर चूजेस फ्रॉम द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज सिलेक्टेड एट रैंडम इज एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो पहले हम लोग फार्मर और बिजनेस और सर्विस होल्डर में से कोई एक पर्सन चूज करेंगे, उसके बाद वो पर्सन अबव पॉवर्टी लाइन होने के चांसेस क्या है वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विलेजर्स चूजन एट रैंडम इज अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, जो रेंडमली कोई एक विलेजर्स को चूज करें वो अबव पॉवर्टी लाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले हम लोग के पास 3 ऑप्शन है, या तो फार्मर हो सकता है, या बिजनेस हो सकता है, और सर्विस होल्डर। पहले ये तीनों में से कोई एक को हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, सो हम लोग सपोज हम लोग फार्मर चूज करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पहले हम लोग फार्मर चूज करें। फार्मर चूज करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अबव पॉवर्टी लाइन, जबकि वो ऑलरेडी फार्मर है। ये हो गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, हम लोग को चूज क्या करना है, या तो वो फार्मर हो सकता है उसके बाद पॉवर्टी लाइन से अबव होगा, या तो वो बिजनेस हो सकता है उसके बाद पॉवर्टी लाइन से अबव होगा, और या तो वो सर्विस होल्डर हो सकता है उसके बाद वो पॉवर्टी लाइन से अबव होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या चेक कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब पहले फार्मर हम लोग जो चूज करें उसमें फार्मर चूज करने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद वो फार्मर चूज हो गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अबव पॉवर्टी लाइन व्हेन ऑलरेडी द पर्सन चूजन इज फार्मर, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन ऑलरेडी E1 इज गिवन लिख रहे हैं। सो ये तो तभी है जब हम लोग फार्मर चूज करें। अगर हम लोग बिजनेसमैन चूज करते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन ऑलरेडी E2 गिवन। ठीक है, उसके बाद हम लोग चूज कर रहे हैं बिजनेस पर्सन, बिजनेस चूज करने का प्रोबेबिलिटी है P ऑफ E2। उसके बाद एक बार बिजनेसमैन चूज हो जाने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन होने के चांसेस क्या है, जब ऑलरेडी E2 गिवन, मतलब जब ऑलरेडी वो एक बिजनेसमैन हो। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन ऑलरेडी E3 गिवन। ठीक है, E3 मीन सर्विस होल्डर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब पहले सर्विस होल्डर पर्सन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है P3, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब ऑलरेडी जो पर्सन आप लोग चूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी सर्विस होल्डर हो, इसीलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन ऑलरेडी E3 इज अकर। ठीक है, अब बस यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 50%, सो हियर इट इज 50% into probability of A of E1 is 10%, so this is 10% प्लस ये हो सकता है, और हम लोग बिजनेस चूज कर सकते हैं और हम लोग सर्विस होल्डर चूज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जहाँ पे और होता है वहां पे प्लस देते हैं। नाउ P of E2 is 30%, so here it is 30% प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A of E2 is 20%, so here it is 20%। ठीक है, नाउ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 is 20% into प्रोबेबिलिटी ऑफ A of E3 is 50%। ठीक, now 50 by 100 into 10 by 100, we can write in this way, percentage given है 30 by 100 into 20 by 100 plus 20 by 100 into 50 by 100। ठीक है, बस इसको हम कैलकुलेशन करना है, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो नाउ 0 0 is cancel out, here also 0 0 is cancel out, here also 0 0 is cancel out। So now this is 5 by 100 into 1 by इंटू 1। ठीक है, 1 by 1 आया है, प्लस 3 by 100 इंटू 2 by 1 प्लस 2 by 100 इंटू 5 by 1। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 by 100 प्लस 6 by 100 प्लस 10 by 100। ओके, नाउ 10 प्लस 6 प्लस 5 इज 21, सो दिस इज 21 by 100। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं समझ में आ गया। पहले आप लोग बिजनेस या फिर सर्विस होल्डर या फिर एक फार्मर को चूज करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी पहले लिख रहे हैं। अगर हम लोग बिजनेस को चूज करें उसके बाद बिजनेस में अबव पॉवर्टी लाइन होने के चांसेस क्या क्या है। अगर हम लोग
फार्मर चूज करें तो फार्मर चूज करने का प्रोबेबिलिटी, उसके बाद फार्मर एक बार चूज होने के बाद उसमें एबव पॉवर्टी लाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10% है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। दिस मेथड इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। दो थ्योरम है आप लोगों के प्रोबेबिलिटी में, एक है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और एक है बेस थ्योरम। ठीक है, सो दोनों के बारे में हम लोग बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सपोज ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, दो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे कुछ कुछ बॉल्स हैं। ठीक है, रेड बॉल, व्हाइट बॉल, ऐसे ब्लैक बॉल यहाँ पे है, यहाँ पे भी रेड बॉल, व्हाइट बॉल कुछ कुछ है। ठीक है, अगर हम लोगों को पूछा होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग बॉल इज रेड। ठीक है, सपोज हम लोग को रेड बॉल निकालने के प्रोबेबिलिटी को, वैल्यू को हम लोग निकालना होता था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बेग चूज करेंगे कि बेग 1 या फिर बेग 2। जैसे कोई इंसान आया वो पहले बेग चूज करेगा कि मैं बेग 1 को चूज करूंगी या फिर करूंगा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि वहां से रेड बॉल निकले की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन हो गया है खत्म। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग।